गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर का वीवीआई टॉपिक C4 कोर्स 4 से यूनिट 2 जो हमको पढ़ना है बहुभाषिकता के बारे में, वो लेकर के मैं आपके पास उपस्थित हूँ। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं, मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। देखिए आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो है उसका डेट आ गया, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम 12 तारीख से होने जा रही है। तो उसमें फर्स्ट जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का टाइम टेबल वह सेकेंड पाली में है। और पर डे जो है मतलब क्रम में जो है फर्स्ट दिन जो है कोर्स 1, सेकेंड दिन कोर्स 2, उसका थर्ड डे जो है कोर्स 3, मतलब इस तरीके से जो है सभी पेपर का जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप सब जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। मैं भी पूरी मुकम्मल तरीके से तैयारी में जुट चुका हूँ और आप सब भी जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से जो है मतलब करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन हो सके। तो क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता क्या है, बिहार के संदर्भ में वर्णन करें। बहुभाषिकता, बहुभाषी का मतलब होता है कि एक से अधिक भाषा को जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उस व्यक्ति को हम लोग बहुभाषी व्यक्ति कहते हैं। जैसे हम लोग घर की भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। किसी अन्य प्राणी से बात करते हैं तो उसमें कभी अंग्रेज़ी में, कभी हिंदी में, कभी उर्दू में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। कभी भोजपुरी भी बोल लेते हैं, कभी मैथिली भी बोल लेते हैं। तो ये एक भाषा के अलावा हम लोग जो अनेक भाषा में जो बातें करते हैं, अपने विचार का जो है आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम लोग बहुभाषी कहेंगे। और जो व्यक्ति एक से अधिक भाषा बोलता है उस व्यक्ति को हम लोग बहुभाषिकता वाले व्यक्ति के नाम से जानते हैं। तो यही संदर्भ प्रस्तावना में है कि हम जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कई भाषाओं को जानते हैं, बोलते हैं। जब ऐसी व्यक्ति कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषा जानता है या एक से अधिक भाषा का प्रयोग करता है तो उससे बहुभाषी कहते हैं। तो इसको मैं बता दिया हूँ। अब जो है भारत जो है, भारत के अंदर अनेकों भाषा बोलने वाले लोग जो है निवास करते हैं, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व में 7वां है, ठीक है। मतलब 7वां स्थान पूरे विश्व में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो इस जो है भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 9 भी शो करता है, कभी कभी 28 राज्य 29 भी शो करता है। तो इस तरीके से जो है मतलब जो है हमारे देश के अंदर जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इतने, जहाँ जो है एक प्रकार की भाषा बोलने वाले व्यक्ति निवास नहीं करते। अनेकों प्रकार के जो है भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति अनेकों राज्य में, अनेकों केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं। हालांकि एक राज्य में भी अनेकों प्रकार के अनेकों भाषा के बोलने वाले व्यक्ति जो है पाए जाते हैं। तो वही कहा गया है कि जहाँ अनेक संप्रदाय, धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं उनकी भाषाएं अलग अलग होती है, ठीक है। वही कह रहा है आगे कि हम जानते हैं कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है, क्योंकि भारत के अंदर जो है एक तरह के कोई भी आदमी नहीं आपको मिलेंगे। तो ये विविधताओं वाला देश है जहाँ कई तरह के जो है विविधताएँ हैं, जैसे भाषा की विविधता, खान पान की विविधता, वेशभूषा की विविधता, रीति रिवाज की विविधता। विविधता का मतलब होता है कि एक दूसरे की तुलना में जो है फ़र्क होना, ठीक है। तो ये सब एक जैसा नहीं है सबका, ठीक है। तो रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, बोलचाल की भाषा, ये सब के अंदर जो है फ़र्क है। इसलिए जो है भारत जो है एक विविधताओं वाला देश है, यहाँ एक तरह के लोग निवास नहीं करते हैं। वही कहा गया कि हमारा जो भारत है, हमारा भारत एक जो है विविधता वाला देश है, इसीलिए यहाँ की जो निवासी है वो अलग प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हैं अपने बोलचाल के रूप में, इसलिए इसको हम लोग बहुभाषिक देश के नाम से भी जानते हैं। और क्या है कि हम जानते हैं कि भारत में लगभग 1632 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग 1632 भाषाएं जो है बोली जाती है, इसमें बोली और भाषा दोनों मिल करके। इस भाषा को जो है विविधता मतलब जो है हम लोग अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले, प्रांत में जो है, जिला में, राज्य में पाए जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उससे काउंट किया गया। तो भाषा और बोली मिलाकर के कुल कितने हमारे देश के अंदर 1632 है। अब इसी भाषा विविधता के कारण ही हमारा जो है भारत एक बहुभाषी प्रदेश है, ठीक है। अब बहुभाषिकता के बारे में कहा गया कि बहुभाषिकता एक ऐसे आयाम है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है भाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब हमारे भारत के अंदर 22 जो है भाषाओं को 8वीं अनुसूची के तहत संविधान में भाषा का दर्जा दिया गया है। जो 22 भाषाओं में जो है आपको निम्नलिखित तौर पे दिख रहा होगा, ठीक है। मणिपुर, कश्मीरी, उसके बाद यहाँ पे कोंकणी, बोडो, मैथिली, हिंदी,
डोली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, संस्कृति, संथाली, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, उड़ीसा, कन्नड़, मेघालय, मणिपुरी, ठीक है। इस तरीके से जो है आसामी, ये सभी प्रकार की भाषाएं हैं जिस भाषाओं को अपने भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है इसको जो है क्या किया गया है, इसको जो है संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग कहेंगे कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ सिर्फ भाषा का दर्जा ही नहीं दिया गया, बल्कि हम लोग जो फिल्म देखते हैं, अखबारें जो हम लोग पढ़ते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में अखबार, कभी उर्दू में, हिंदी में भी अखबारें मिलती है, उर्दू में भी मिलती है, छपती है, उसके बाद इंग्लिश में भी छपती है, बंगाली में, मराठी में, सभी भाषाओं में जिस क्षेत्र में जिस भाषा के जानने मानने वाले होते हैं उस क्षेत्र में उस भाषा के अखबारें, फिल्में, किताबें, टीवी, रेडियो, शिक्षक जो है क्या जो है उस भाषा के रूप में ही उपयोग होता है। दफ्तर जो हो गया, कचहरी हो गया, उसमें जो काम काज होती है वह जो है वहाँ की जो भाषा जो है ज़्यादातर मानने वाले, जिस भाषा के मानने वाले लोग होते हैं उस भाषा के अनुसार वहाँ की जो है दफ्तर में जो है क्या होता है कि उस भाषा का उपयोग करके सारा जो है कागजात का जो है काम किया जाता है। अब ये है कि दफ्तर आदि के अंदर जो कागजात होते हैं, जो कामकाज होते हैं, वह सब भाषाओं के जो है के माध्यम से जो है एक साथ एक जैसा नहीं होता, मतलब जो है जो भाषा ज़्यादातर जिस राज्य में माना, जैसे हमारे बिहार राज्य को एग्जांपल की, यहाँ पे जो है अनेकों भाषा के मानने वाले लोग निवास करते हैं। तो इस राज्य में जो है, इस राज्य में जो है हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर, पहले तो अरबी फारसी में होता था, लेकिन अब तक अभी के जो कागजात के जो भी काम होते हैं वह हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है बिहार राज्य के सभी और जो है पुरानी हिंदी भाषा को जो है जानना, बोलना, समझना जानते हैं, इसलिए हिंदी की भाषा में जो है कामकाज होता है। अब वही करें बहुभाषिकता का अर्थ एवं परिभाषा, तो इससे पहले मैं आपको जो बताया हूँ वही परिभाषा और जो है अर्थ में भी लिया जा सकता है, लेकिन फिर से बहुभाषिकता से तात्पर्य किसी देश, राज्य, क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं से है। अर्थात जैसे जो व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को बोल सकता है, समझ सकता है, उसे बहुभाषी व्यक्ति कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जैसे जो व्यक्ति 2 या 2 से अधिक भाषा को बोलता है, समझता है, उसे हम बहुभाषी व्यक्ति कहते हैं। और 2 से अधिक भाषा को जो है हम बहुभाषिकता भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, तो देखेंगे कि एक शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग विद्यार्थी कहते हैं, वे अपने परिवार में रहते हैं तो किस तरीके से बात करेंगे, अपने घर की भाषा में, परिवार की भाषा में। जब अपने परिवार से अपने वातावरण में, अपने कहते हैं समाज में जाते हैं, तो समाज की भाषाओं को जो है के अनुसार जो है अपने विचार को का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन स्कूल में जब, विद्यालय में जब जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद जो है विद्यालय में जो है विद्यालयी भाषा में बोलते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भाषाओं को जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक व्यक्ति कम से कम 3-4 भाषा का जरूर प्रयोग करता है, जैसे एक घर की भाषा, समाज की भाषा, दूसरा विद्यालय की भाषा, ठीक है। तो ये 3 भाषा का प्रयोग जो है लगभग सभी व्यक्ति करता है, इसीलिए हम लोग जो है इस 3 प्रकार की भाषाओं को ही के रूप को ही हम लोग बहुभाषी कहते हैं। वही कहा गया है कि जैसे पूर्वी चंपारण जिला के ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार रहते हैं, उस घर के परिवार के अंदर जो बच्चे होते हैं या जो सदस्य होते हैं वो भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन विद्यालय में जाने के बाद हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बताइए, जो व्यक्ति भोजपुरी बोलता है और विद्यालय में जाने के बाद इंग्लिश और हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, तो क्या वह जो है कितने भाषा का प्रयोग किया? 3 भाषा का। तो 2 से या 2 से अधिक भाषाओं का जब जो प्रयोग करने लगता है उसको बहुभाषिक कहते हैं, वह बहुभाषिकता कहलाता है, ठीक है। तो जैसे अगरचे कहते हैं बहुभाषिकता के उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर हम करेंगे तो क्या कर रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया आपको उर्दू भाषा या हिंदी भाषा में। क्या करत बानी, ये हो गया कहते हैं यहाँ पे आपको भोजपुरी भाषा में। और क्या कर रहे हो जो है कहते हैं को अदर भाषा में भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तहार नाम काबा, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। तो ये अलग अलग प्रकार के एक ही व्यक्ति जो है इस प्रकार के भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम बहुभाषिकता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे बहुभाषिकता की परिभाषा। साहित्यकार और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने आधार पर जो है बहुभाषा का जो है मतलब परिभाषा लिखा है। उसमें जो है प्रोप्राइटर एल.एन. दुबे जो है महोदय हैं, उनका कहना है कि बहुभाषा का तात्पर्य समाज में प्रयुक्त उन विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से है जो विचार विनिमय में प्रयोग होता है। मतलब उनका कहना है, एल.एन. महोदय कहते हैं, एल.एन. दुबे महोदय, कि समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं, उनके विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसी को जो है हम लोग जो है बहुभाषा के नाम से जानते हैं। NCF 2005 के अनुसार कहा गया कि बहुभाषिकता से बच्चों की पहचान बनती है, क्योंकि एक
भाषा के बच्चे दूसरे जगह पे जाएंगे तो वहाँ की भाषा अगर से उसे पता नहीं तो उसका जो है मतलब जो परेशानी है, जो वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो बताना चाहते हैं, वो नहीं दूसरों को बता पाएंगे, नहीं दूसरे की बातों को समझ पाएंगे। तो बच्चों के अंदर जो है भाषाओं जो है बहुभाषिकता की वजह से बच्चों के अंदर जो है सर्वांगीण विकास होता है, मतलब उसके शारीरिक संपूर्ण तरीके से, उसके शारीरिक मानसिक सभी तरीके से विकास। जैसे अगरचे यहाँ के बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख दे, अगरचे इंग्लिश पढ़ना नहीं जानेंगे तो क्या वहाँ की भाषाओं को वो समझ सकते हैं? नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ पढ़ाया जाए तो क्या वो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों जो है क्या के साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ पाएंगे? तो नहीं। तो उसे उस भाषा को सीखना पड़ेगा। इसलिए इसी को बहुभाषिक, मतलब जो कहते हैं एक से अधिक भाषाओं को जानता है उसका सर्वांगीण विकास हो पाता है। बहुभाषिकता की विशेषताओं में से कौन कौन से हैं? तो कहा गया कि बहुभाषिकता के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का फैलाव जन जन तक हुआ है। जन जन का मतलब होता है लोगों तक, एक एक लोगों तक जो है बहुभाषिकता की वजह से ही भारतीय संस्कृति जो है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, हम लोगों का जो धार्मिक रीति रिवाज है, उसका फैलाव जो है बहुभाषिकता के कारण ही लोगों तक पहुँचता है। ठीक है, जैसे मजहब इस्लाम या कहते हैं हिंदू धर्म के मानने वाले ही जो लोग हैं, तो क्या सब एक ही भाषा के लोग कहते हैं बोलने वाले इस धर्म को अपनाते हैं? नहीं, अलग अलग जगह, जैसे भोजपुरी में बोलने वाले भी लोग अपनाते हैं, मराठी बोलने वाले भी अपनाते हैं, हिमालय वाले पहाड़ी बोलने वाले भी अपनाते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी भी अपनाते हैं, मतलब इस तरीके से हिंदुस्तानी भी अपनाते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले जो है कहते हैं अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं उपयोग करते हैं, उन सभी के अंदर जो है कुछ कुछ लोग होते हैं जो सभी प्रकार की संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो जन जन तक जो है संस्कृति की वजह से, संस्कृति का फैलाव बहुभाषिकता की वजह से होता है। बहुभाषिकता से ही वैश्वीकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होती है। मतलब वैश्वीकरण मतलब करें कि विश्व तौर पे जो बाजार मार्केटिंग अगर से हमको करना है तो, या विश्व तौर पे जो है एक देश से दूसरे देश के बीच हमको संपर्क साधना है, तो हमको बहुभाषिकता का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जिस देश के साथ हमें संपर्क बनाना है उस देश के अंदर बोले जाने वाली भाषाओं का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। तब हम उससे जो है अच्छी तरीके से उससे क्या कर सकते हैं, मतलब बातें कर सकते हैं, उसके विचार को जो है आदान प्रदान के रूप में हम ले सकते हैं। बहुभाषी व्यक्तियों की उन्नत क्रिया अधिक व्यक्तियों तक होती है, मतलब बहुभाषी जो व्यक्ति उसका जो है अधिक व्यक्तियों तक उसकी जान पहचान होती है। बहुभाषिकता के अंतर्गत ही विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा सीखने का अवसर मिलता है, क्योंकि एक विद्यालय में जाएंगे तो हिंदी भाषा भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भाषा भी पढ़ना पड़ता है और उर्दू भाषा भी पढ़ना पड़ता है। मैथिली है तो मैथिली, पंजाबी है तो पंजाबी, भोजपुरी है तो भोजपुरी, मतलब 3 भाषा तो कंपलसरी पढ़ना पड़ता है सभी विद्यालय में। इसलिए जो है बहुभाषिकता जो है विद्यालय के मतलब अंदर पढ़ने के लिए भी जो है हमको ज्ञान अर्जन करने के लिए बहुभाषिकता की ज़रूरत पड़ती है। बहुभाषिकता का ज्ञान बालक के अंदर सभी भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करता है। यानी जब हम एक से अधिक भाषा जानेंगे तो हम अपने भाषा के साथ साथ अनेक दूसरे की भाषाओं का भी हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुभाषिकता व्यक्ति के लिए जो है रोजगार का संभावना बढ़ जाता है। मतलब अगरचे हमें रोजगार हासिल करना है तो हम अगरचे किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे जगह पे जाएंगे, स्थान पे जहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं अगरचे हमको पता नहीं, तो हम वहाँ पे जो है अपने रोजी रोटी के लिए जो है रोजगार नहीं तलाश कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले जहाँ पे रहना है तो वहाँ पे हमें उस वहाँ की भाषा को हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगरचे हमें बहुत कहते हैं उस भाषाओं के बारे में ज्ञान है तो हम वहाँ पे रोजी रोटी जो है जा करके तलाश कर सकते हैं, कमा सकते हैं। बहुभाषिकता के द्वारा ही बहुभाषी लोग दूसरे भाषा के लोगों से अच्छे संबंध बनाते हैं। सही बात है कि दूसरे लोगों से, अगर से दूसरे भाषा के लोगों से संबंध बनाना है तो हमको बहुभाषा के ज्ञान होना चाहिए। बहुभाषिकता यानी बहुभाषी व्यक्ति कोई भी सूचनाओं को दूसरे भाषाओं में उपलब्ध करा सकता है। जैसे अगर से कोई दूसरे देश में कुछ घटनाएँ होती है तो वहाँ की जो भाषाएँ हैं उस भाषाओं को ट्रांसलेट करके हमारे देश के भाषाओं में जो है बोला जाता है, बताया जाता है, ताकि वहाँ पर होने की घटनाओं को हम लोग जान जाते हैं। तो ये सब बहुभाषिकता की जो है विशेषताएं हैं। बहुभाषिकता के कारण बालक के बहुमुखी विकास में सहायक होती है। मतलब बहुभाषिकता जो होता है बालक के जो बहुमुखी मतलब पूर्ण तरीके से सर्वांगीण विकास में बहुभाषिकता क्या होता है कि सहायक होती है, मदद दिलाती है। अब बहुभाषिकता के संदर्भ में विभिन्न समिति मतलब करें कि बहुभाषिकता के बारे में जो है अलग अलग प्रकार की जो समितियाँ गठन की गई थी, उस भाषाओं के को प्रचलित करने के लिए जो समितियाँ गठन की गई थी उनका क्या सुझाव था उसके बारे में जानेंगे। कहा गया कि भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर आयोग के नाम से जानते हैं, जिसने जो है 1882 ईस्वी के अनुसार ये सुझाव दिया था कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को जो है पढ़ाया जाए, क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो शिक्षा दिया जाए, लेकिन माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा का माध्यम पूर्ण रूप से अंग्रेजी जो है बनाने पर बल दें। मतलब उनका कहना था, कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर आयोग के नाम से जानते हैं, जिसने 1882 ईस्वी में जो है ये कहा, उसने जो है अपना बयान दिया कि अगरचे प्राथमिक स्तर पे हम बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान देते हैं तो वो बेहतर होगा और उसी भाषा में देना चाहिए, लेकिन माध्यमिक स्तर पे जो है बच्चों को जो है पूरी शिक्षा, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में जो है प्रदान कराना चाहिए, देना चाहिए और इस पर बल भी देना चाहिए। कौन कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। आगे है कोलकाता विश्वविद्यालय
आयोग कहते हैं, सैंडलर और आयोग के नाम से जानते हैं, जिसको कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को ही जो है हम लोग सैंडलर आयोग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे और मिस्टेक्स है, ठीक है। तो सैंडलर आयोग, तो कहा गया कि कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग जो है, जिसको सैंडलर आयोग के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सैंडलर आयोग ने कहा था कि माध्यमिक विद्यालय में इंग्लिश व गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। मतलब कोलकाता विश्वविद्यालय, जिसको जो है हम लोग सैंडलर आयोग के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये कहा कि इंग्लिश और गणित को छोड़ करके जितनी भी पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए तथा प्राथमिक स्तर पर सभी विषय जो हो मातृभाषा में ही हो। मतलब प्राथमिक स्तर के जो भी विषय हैं, हिंदी और इंग्लिश भी, मैथ भी जो है मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन उससे जो है माध्यमिक विद्यालय में जो है इंग्लिश और गणित को छोड़ करके सभी भाषा को किस विषय में पढ़ाना चाहिए, ये किस भाषा में, तो इंग्लिश भाषा में, ठीक है। ये कौन कहा, किस जो है कहते हैं मतलब कहते हैं किस आयोग के द्वारा कहा गया, किस समिति के द्वारा, तो माध्यमिक यहाँ पे कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको सैंडलर आयोग के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा कहा गया। तीसरा है तीसरी समिति जो थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। यह जो है 1948 में इसका गठन हुआ। 1949 में इन्होंने बताया, उनका कहना था कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा तथा उच्च स्तर पर जो है क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा एवं अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया जाए। मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 1849 में कहा कि प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा का प्रयोग किया जाए पढ़ाने के लिए बच्चों को, उच्च स्तर पर जो है क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का भी जो है क्या क्या किया जाए कि जो है प्रयोग किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब विज्ञान एवं तकनीकी विषय जो है, विज्ञान एवं तकनीकी विषयों की जो शिक्षा है वह उन्होंने कहा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के राधा कृष्णन आयोग के लोगों ने कहते हैं समितियों ने के द्वारा कहा गया कि विज्ञान और तकनीकी विषय को सिर्फ अंग्रेजी जो है भाषा में पढ़ाया जाए। इसके अलावा प्राथमिक या उच्च स्तर के जो भी कहते हैं और शिक्षा है, उन सभी शिक्षा को क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन तकनीक और जो है विज्ञान की जो भाषा है, उस शिक्षा है, उसको अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाए। ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग के द्वारा 1948 ईस्वी में कहा गया। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं, वह जो है 1952 से 1953, मतलब 1952 इसका गठन हुआ, 1953 में बताया गया कि डॉक्टर लक्ष्मण कहते हैं स्वामी मुदालियर महोदय का कहना है कि उन्हीं की अध्यक्षता में ये मुदालियर आयोग का गठन भी किया गया था। तो उसका कहना था, इस आयोग का कहना था कि इस आयोग ने भी जो है द्विभाषी, यहाँ पे द्वि लिखा हुआ है, ठीक है, मिस्टेक से, द्विभाषी सूत्र पर बल दिया। मतलब डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर महोदय का कहना है, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग समिति का गठन किया था मुदालियर आयोग का 1952 में और 1953 में, उन्होंने बताया कि द्विभाषी सूत्र पर बल दिया जाए। द्विभाषी मतलब दो भाषाओं का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षा प्रदान करा जाए। सबसे पहला क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। दूसरा, हिंदी में जानने वाले जो लोग हैं उसको कहते हैं मतलब जिसको जो है मातृभाषा हिंदी हो उसको हिंदी में, ठीक है, मतलब जिसका मातृभाषा हिंदी नहीं हो उसको हिंदी भाषा में पढ़ाया जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग 1953 के द्वारा कहा गया कि हिंदी में जो कहते हैं उसको पढ़ाया जाए जिसका मातृभाषा हिंदी नहीं हो, और अंग्रेजी में उसको पढ़ाया जाए जिसका मातृभाषा हिंदी हो। मतलब जो हिंदी जानता है उसको अंग्रेजी में पढ़ाया जाए और जो अंग्रेजी जानता है उसको हिंदी में पढ़ाया जाए। ये मुदालियर आयोग के द्वारा 1953 ईस्वी में कहा गया, जिसका गठन कौन किए थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने गठन किया था 1952 में। 1953 में इसको जो है इस विचार को प्रतिपादित किया, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। यह आयोग जो है 1946 में इस आयोग का गठन किया गया। 1966 में इन्होंने प्रतिपादन किया, क्योंकि 1965 यहाँ पे आपको 46 से 66 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है मिस्टेक की वजह से, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी आयोग कहते हैं, वो कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया था। यहाँ पे 1946 में प्रिंट है, ठीक है, इसको 1964 करना है। मैं अभी इसको काट करके बता देता हूँ, इसको 1964 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1964 रहना चाहिए। तो कोठारी आयोग जो है जिसका गठन 1964 में किया गया, और उसने 1966 में बताया कि प्रोफेसर कोठारी जो थे DS कोठारी महोदय, उसके अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। और उन्होंने त्रिभाषीय सूत्र का जो है बताया, उन्होंने कोठारी आयोग ने त्रिभाषीय सूत्र दिया, 3 भाषाओं का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए, ठीक है। इसमें 1946 में
सॉरी 1964 में इस जो कोठारी आयोग का गठन किया गया। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ जिसके कारण उसमें जो है यह काम नहीं हो पाया। 1966 में जो है उन्होंने प्रोफेसर DS कोठारी महोदय ने जो है क्या किया कि अपनी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया था और उन्होंने कोठारी आयोग के माध्यम से त्रिभाषीय सूत्र को जो है दिया। और उन्होंने क्या बताया कि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा और इसके अलावा कोई भी आधुनिक भाषा जैसे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, बंगला हो, किसी भी भाषा में जो है उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, जो हिंदी भाषी के क्षेत्र के लोग हैं उसको हिंदी भाषा में भी, इंग्लिश भाषा में भी और जो इसके अलावा जो भाषा हैं उर्दू, बंगला, संस्कृत, जिस भाषा वो सभी भाषा में उसको शिक्षा दिया जाए। आगे दूसरा गैर हिंदी भाषा क्षेत्र। गैर हिंदी भाषा जहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते हैं वहाँ के लोगों को क्या किया जाए, मातृभाषा में उसकी जो क्षेत्र की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में उससे जो है शिक्षा दिया जाए। तो ये कोठारी आयोग के द्वारा त्रिभाषीय सूत्र का जो है क्या किया गया था, बताया गया था। कब? 1964 में उसका इस आयोग का गठन हुआ। 1966 में प्रोफेसर DS कोठारी महोदय की अध्यक्षता में त्रिभाषीय सूत्र का जो है क्या किया गया था, प्रतिपादन किया गया था। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुभाषिकता क्या है? बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुभाषिकता का जन्म, क्योंकि भारत की बहुभाषिकता जो है, भारत तो बहुभाषिकता वाला, विविधताओं वाला देश है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बिहार जो है हमारे बिहार में भी बहुभाषिकता भाषा है। ठीक है, कि एक संपन्न स्थिति जो है हम लोग देख रहे हैं कि बहुभाषिकता हमारे बिहार में भी है, क्योंकि हमारे बिहार एक जो छोटा सा राज्य है, इस राज्य में भी बहुभाषिकता मतलब एक से अधिक भाषा के मानने वाले, जानने वाले, बोलने वाले लोग हैं। वही कहा गया कि बिहार के पाठ्यचर्चा के रूपरेखा BSF 2008 के अनुसार, NCF 2005 है, NCF जो है 2005 में बताया गया, और BCF ठीक है कब बताया गया, 2008 ईस्वी के अनुसार कहा गया कि बिहार में अनेकों बोलियाँ भाषा जो जीवंत सा अस्तित्व है। मतलब जो है BSF 2008 के अनुसार बिहार में जो बोलियां हैं, जो भाषा है, उसको कहा गया कि जीवंत सा अस्तित्व, मतलब जीवित की तरह जो है यह इसका अस्तित्व बचा हुआ है। ठीक है, ये पाठ्यचर्चा BSF 2008 के अनुसार कहा गया। बिहार में घरेलू भाषा में हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, उर्दू, मगही जो है बोला जाता है। बज्जिका, संथाली बोली जाती है। लेकिन बिहार में हिंदी और उर्दू को छोड़कर किसी भी भाषा या बोली को प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम के रूप में नहीं दिया जाता। मतलब कहा है कि हमारे बिहार में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उस भाषाओं में सभी भाषाओं को जो है हमारे बिहार के अंदर जो है भाषाओं का दर्जा नहीं मिला। सिर्फ 2 भाषा, हिंदी और उर्दू। प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा उर्दू है, और इसी माध्यम से शिक्षा और जो है ऑफिस के कार्यों को जो है संचालित किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के वैज्ञानिक सर जॉर्ज विलियम ने कहा, ठीक है, जिनको जो है लिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी बिहार में बोली जाने वाली जो भाषा हैं उस भाषाओं का अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि बिहार के उत्तरी और दक्षिणी छोर में जो भाषाएं बोली जाती है वो भाषा सिर्फ बिहारी भाषा नाम देकर के उन्होंने बताया कि वो सभी भाषा बिहारी भाषा है। ठीक है, बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों में मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, मगही है, भोजपुरी है, हिंदी है, इसके अलावा भी भाषाएं बोली जाती है। लेकिन मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है बिहार में? तो बिहार की सभी भाषाओं में सबसे प्रचलित भाषा मैथिली है, जो क्या होता है कि जो है मतलब भाषा दरभंगा, मधुबनी, सहरसा जिला में बोला जाता है। अंगिका भाषा, अंगिका जो है अंग जनपद की भाषा है। अंगिका भाषा किस जनपद की है? अंग जनपद की भाषा है, और इसे भागलपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा जो है भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया आदि जिले में बोली जाती है। वज्जिका भाषा वज्जिका जो है, जो वज्जी का कहते हैं जनपद की भाषा है, यहाँ पे वज्जी लिखा हुआ है, वज्जी जनपद की भाषा है। ये जो भाषा है मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा जिले के जो है क्षेत्र में बोली जाती है। मगही भाषा, ये भाषा मगही जो है मगध की जो है अपभ्रंश है। मगध जो है, मगध की जो लोक भाषा थी वह मगही थी, इसीलिए जो है इस भाषा को मगही भाषा नाम दिया गया, और मगही भाषा पटना, गया, नालंदा जिले में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा के रूप में जो है भोजपुरी का प्रयोग जो है 1989 ईस्वी में हम किया गया। सर्वे के अनुसार जो है 1989 ईस्वी में जो है इसका जो है भोजपुरी भाषा को जो है उसको भाषा का जो है के रूप में जाना गया। अब ये जो भाषा है, ये भाषा सहानाबाद जनपद में भोजपुर नामक एक गांव है, जिसके आधार पर भोजपुर नामक गांव के आधार पर इस भाषा का नाम भोजपुरी रखा गया। जो शाहजहाँ जनपद में जो है भोजपुर गांव है, उसी के आधार पर जो है भाषा का नाम, उस जगह की भाषा का नाम भोजपुरी भाषा रखा गया, जो मुख्यतः चंपारण, सिवान आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब ये जो बहुभाषी है, इस बहुभाषी को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष हमको समझ में आता है वह ये है
कि हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है विभिन्न भाषाओं वाला देश है, हमारा भारत जो है विविधताओं वाला देश है। हमारे भारत के अंदर अनेक प्रकार की जो है रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, भाषा, बोलचाल के रूप से जो है लोग जो है निवास करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे भारत के अंदर जितनी भी भाषाओं के लोग जानने वाले हैं उन सभी के अंदर जो है एकता है। क्या है? एकता है। बहुभाषिकता के कारण ही यह संभव हो पाया है। जानते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 22 में जो है अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है क्या किया गया कि भाषाओं का दर्जा दिया गया है। बहुभाषिकता से हम भारत की विभिन्न संस्कृतियों, त्योहारों इत्यादियों को हम क्या करते हैं? जान पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं क्या कि एक प्राणी एक भाषा पर जीवन व्यतीत जो है करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो बहुभाषा का जो है अध्ययन करना उस प्राणी के लिए ज़रूरी होगा। जो प्राणी जो है बहुभाषी है उस प्राणी को अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं जितनी भी वीडियो बनाया हूँ उससे जो है आपको लास्ट तक देखेंगे आप तो अच्छे तरीके से देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। धन्यवाद।